Hey guys, welcome to the Code Pathshala. I am Roshan came with a new video of Mastering C series. In the last video we discussed about the operators and expressions. In today's video we will be discussing about the decision making and the control statement. So without making the delay, let's start the video. तो decision making it means कि आपको कोई decision लेना है और वो डिसीजन आपको किसी न किसी कंडीशन के बेस पे लेना है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट्स इट्स नीड? सपोज आप किसी कॉर्पोरेट में वर्क करते हो, उस कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा रूल लगाया गया है कि मंडे टू थर्सडे आपको प्रॉपर फॉर्मल में आना है और फ्राइडे को आप कैजुअल पहन सकते हो। तो ये जो ड्रेसिंग का डिसीजन है वो किस बेस पे लिया जा रहा है? डेज के बेस पे लिया जा रहा है। इफ डेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू मंडे एंड लेस देन इक्वल टू थर्सडे तो आपको पहन के आना है फॉर्मल्स, और इफ डेज डबल इक्वल टू फ्राइडे देन आप कैजुअल पहन के आ सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि डिसीजन मेकिंग कितने टाइप का होता है, यानी किस किस बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। एक सिंपल इफ होता है कि अगर आप इफ के अंदर कंडीशन देते हो तो अगर वो कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर वो डिसीजन लिया जाता है, यानी वो इंटरनल कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं है यानी फॉल्स है तो उसके अंदर वो ब्रेसेस के अंदर जाएगा ही नहीं, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि ये इसमें दो कंडीशन होते हैं, या तो इफ के अंदर जाएगा अदरवाइज एल्स के अंदर जाएगा। अगर मान लो आप एग्जांपल लेके चलो कि अगर x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर अगर आपने एक कंडीशन दिया कि अगर x y से बड़ा है, यानी इफ x ग्रेटर देन y देन प्रिंट x एल्स प्रिंट y। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर x y से बड़ा है तो ये x को प्रिंट करेगा, नहीं तो y को प्रिंट करेगा। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? नेस्टेड इफ एल्स होता है वो बात करेंगे, फिर एल्स इफ लेटर होता है वो बात करेंगे। उसके बाद स्विच केस बात करेंगे हम, स्विच केस होता है, फिर कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट हाँ एक बार गो थ्रू हम कर लेंगे। ये टर्नरी ऑपरेटर पे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वो लेक्चर देख लेना पहले जा करके, उसके बाद ये लेक्चर देख। एंड देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द जंप स्टेटमेंट। अब जंप स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या है कि इफ है, सिंपल इफ, कि अगर कंडीशन फुलफिल करता है, ट्रू करता है तो इसके अंदर का ये कोड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज इसके अंदर जाओ ही मत, बाहर आ जाओ। फिर होता है एल्स इफ। एल्स इफ में क्या है कि आपने सबसे पहले इफ का कंडीशन दे दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एल्स इफ लेटर के बारे में। तो एल्स इफ लेटर में क्या होता है कि मल्टीपल एल्स इफ का, लेटर मीन सीढ़ियाँ, यानी मल्टीपल एल्स इफ का एक सीढ़ी टाइप से बनाया जाता है। यानी एक इफ, उसके बाद अगर वो कंडीशन फेल होता है तो फिर एक एल्स इफ होता है, फिर एक एल्स इफ होता है, यानी एक लैडर टाइप से आप बनाते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इफ हमने दिया, उसमें एक कंडीशन दिया, कंडीशन 1, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज यहाँ पर फिर से हम एल्स इफ दे रहे हैं। एल्स इफ के अंदर फिर से एक कंडीशन हमने दिया, फिर अगर ये ट्रू है तो ये करेगा एग्जीक्यूट, अगर ये दोनों फॉल्स हो गया तो ये एल्स के अंदर आकर के इस पार्टिकुलर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या है कि एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स आप डालते हो, वो नेस्टेड होता है। इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ एल्स, इस टाइप से अगर आप प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स हम कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ के अंदर हमने कंडीशन 1 डाला, उसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर आकर के एक और कंडीशन में डाला है, अगर ये भी ट्रू है तब जाकर के ये पार्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं आएगा, और ये एल्स के अंदर आकर के यहाँ पर एक और कंडीशन में दे रखा है तो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर हम बात करते हैं स्विच केस के बारे में। स्विच केस में क्या होता है कि स्विच के अंदर आपने यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया, और उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो कि केस कौन सा है। अगर ये केस है तो फिर ये कंडीशन स्टेटमेंट रन करो और उसके बाद ब्रेक कर जाओ। फिर अगर सेकेंड केस में आता है तो फिर आप उस स्टेटमेंट को रन करो और फिर बाहर आ जाओ। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। तो नीड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इफ एल्स का नीड क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे आपको अगर एक डिसीजन लेना है कि किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में मंडे टू थर्सडे आपको फॉर्मल पहन के जाना है और फ्राइडे को अगर आपको कैजुअल पहन के जाना है, तो ये डिसीजन किस बेस पे हो रहा है, वो डे कौन सा है, यानी डे ग्रेटर देन इक्वल टू मंडे एंड लेस देन इक्वल टू थर्सडे, देन you have to wear casual, otherwise if day double equal to Friday then you have to wear formal, that's it। तो चलिए अब हम इन डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि वो होता है सिंपल इफ। तो सिंपल इफ में क्या होता है कि आपको एक कंडीशन दिया जाता है और उस कंडीशन के बेस पर आप डिसीजन लेते हो।
यानी अगर आप सिंटेक्स देखोगे यहाँ एक कंडीशन हमने दिया और उस कंडीशन के बेस पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये सीधा आउटसाइड ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर आप फ्लो चार्ट देखो तो फ्लो चार्ट में क्या है, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया, इफ़ कंडीशन ट्रू देन उसका जो स्टेटमेंट है वो रन करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर ये सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा। जैसे एक प्रोग्राम से हम एग्जाम्पल देकर के समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, i = 10 लिया एंड व्हाट वी आर पुटिंग हियर कि इफ़ i > 15, क्योंकि इस केस में 10 जो है वो 15 से ज़्यादा नहीं है, 15 से कम है, तो इस केस में वो इफ़ के अंदर नहीं जा करके वो डायरेक्ट आउटसाइड वाला जो स्टेटमेंट है उसको रन करेगा। वहीं पर अगर आपने कंडीशन ये दिया कि इफ़ i < 15 या फिर इफ़ i > 9, तो उस केस में आपको ये भी प्रिंट होता और ये भी प्रिंट होता। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स। इफ एल्स में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर एक कंडीशन होता है इफ़ के अंदर और उस कंडीशन के बेस पर अगर वो ट्रू होता है तो इफ़ का जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा, अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। तो अगर आप सिंटेक्स देखो तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन दिया है, तो कंडीशन में अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकुलर कोड को रन करेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकुलर कोड को रन करेगा। यानी ट्रू के केस में ये रन होगा और फॉल्स के केस में ये रन होगा। तो अगर आप फ्लो चार्ट देखो इसका, तो फ्लो चार्ट में मान लो प्रोग्राम आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फ्लो चार्ट जरूर पढ़ना आप। फ्लो चार्ट बहुत काम करता है और आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में बहुत जरूरी है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक इफ़ का कंडीशन दे रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इफ़ के बॉडी को रन करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, एल्स वाला जो बॉडी है वो रन करेगा और उसके बाद वो आउटसाइड ऑफ इफ़ आ जाएगा और फिर एग्जिट करेगा। यानी आप यहाँ पर कोड देख सकते हो कि हमने क्या किया, i = 20 लिया एंड इफ़ i < 15 है। क्या i 15 से छोटा है? नहीं, तो नहीं है, इट मीन्स कि एल्स वाला पार्ट में आएगा और इस पार्टिकुलर कोड को रन करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ के अंदर तीसरा इफ़, उसके अंदर फिर एल्स, फिर जो सेकेंड इफ़ है उसका एल्स। यानी आपको नेस्टेड बनाना है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पर एक इफ़ आपने लिया और इसके अंदर फिर आपने एक और इफ़ लिया, इसके अंदर फिर आपने एक और इफ़ लिया, तो अब इस इफ़ का एक एल्स आएगा, फिर इस वाले इफ़ का एक एल्स आएगा, फिर इस वाले इफ़ का एक एल्स आएगा। यानी ये नेस्टेड है। यानी आप सिंटेक्स देखोगे तो इफ़ देन एक्सप्रेशन जो भी कंडीशन है वो, तो अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा इफ़ के अंदर, और फिर ये एक और एक्सप्रेशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू है तो फिर इस पार्टिकुलर ब्लॉक को रन करेगा। अगर ये पार्टिकुलर थिंग फॉल्स हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकुलर ब्लॉक को रन कर देगा। और अगर पहला ही फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इस एल्स के अंदर आएगा और ब्लॉक 3 को रन करेगा। तो अगर आप फ्लो चार्ट देखोगे तो फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि पहला कंडीशन है हमारा इफ़ का, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, मान लो ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर चेक करेगा और यहाँ पर कंडीशन 2 हमने दिया है। अब कंडीशन ट्रू भी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 को रन करेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट 2 को रन करेगा। मान लो यहाँ पर ट्रू हम कर देते हैं और यहाँ पर फॉल्स। अब दूसरे साइड में अगर ये पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, इस केस में आएगा और यहाँ पर हमने एक और कंडीशन दे रखा है, कंडीशन 3। अब ये अगर ट्रू है तो ये क्या करेगा, स्टेटमेंट 3 को रन करेगा, अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4 को रन करेगा। यहाँ पर हम कोड से समझते हैं कि हमने क्या किया, i = 10 लिया एंड नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज इफ i = 10, तो यस दिस इज = 10। तो उसके अंदर आएगा इफ़ i < 15, i 15 से छोटा है तो यस, तो i इज स्मॉलर देन 15, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आया अगला, ये प्रिंट होकर के अगला कोड एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि यहाँ से बाहर नहीं हो रहा है ये। फिर अगला कोड में ये हमने ये लिख रखा है कि इफ़ i < 12, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि यस ये स्टेटमेंट रन करेगा। तो ये ट्रू है तो फिर इस एल्स को रन नहीं करेगा और ये इससे बाहर आ जाएगा, यानी आपको ये दोनों प्रिंट आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे एल्स इफ लैडर के बारे में कि इसमें क्या होता है कि लैडर एक सीढ़ी टाइप का बनाते हैं कि पहले एक इफ़ है, अगर ये इफ़ ट्रू है तो इसके अंदर का कोड ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज फिर हम एक एल्स इफ देते हैं, उसके बाद फिर हम एक एल्स इफ देते हैं और लास्ट में हम एक एल्स देते हैं। सारा अगर फॉल्स हो गया, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 अगर फॉल्स होगा तो ये पार्टिकुलरली इस ब्लॉक को रन करेगा। यानी अगर आप सिंटेक्स देखो तो यहाँ पर इफ़ पहला इफ़ है हमारा, उसका कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर से एल्स इफ है, तो इस पार्टिकुलर एल्स इफ में देखेगा कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 आएगा। अगर ये भी अगर फॉल्स हो गया तो फिर से हमने एक एल्स इफ दे रखा है, कंडीशन 3,
अगर ये ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट 3 आ जाएगा। अगर सब कुछ फॉल्स आ रहा है तो फिर फाइनली हमने एक एल्स दे रखा है और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप फ्लो चार्ट देखोगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहला कंडीशन है यानी फर्स्ट इफ़ है, अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट जो भी है उसको रन करो और फिर यहाँ से इस इफ़ से बाहर आ जाओ। अगर ये फॉल्स हो गया, पहला ही कंडीशन फॉल्स हुआ, तो फिर दूसरे कंडीशन के ऊपर आएगा। अगर ये ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट को रन करो, अगर ये फॉल्स है तो फिर एल्स वाला जो लास्ट का बॉडी है उसके अंदर आओ और उस स्टेटमेंट को रन करो और बाहर। तो हम अगर प्रोग्राम देखेंगे तो प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है कि i इक्वल टू 20, इफ़ i डबल इक्वल टू 10 तो यस i इज 10, तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। उसके अंदर चेक करेगा कि एल्स इफ़ i डबल इक्वल टू 15, क्योंकि ये 15 के बराबर नहीं है तो ये रन नहीं होगा। एल्स इफ़ i डबल इक्वल टू 20, तो ये 20 के बराबर नहीं है तो ये भी रन नहीं होगा। और क्योंकि ये पहला इफ़ ऑलरेडी रन हो चुका है तो ये इस एल्स के अंदर आएगा ही नहीं। अब आगे हम बात करते हैं स्विच केस का। स्विच केस में रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो तो आपके घर में एक बोर्ड मान लो लगा हुआ है। अब इस बोर्ड में 4 स्विच है मान लो, तो किसी न किसी एक स्विच से आपको फैन चलता है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको फैन चलाना है तो आप पहले फर्स्ट वाला स्विच ऑन करोगे। इससे फैन नहीं चला तो आपने इसको ऑफ किया और इस स्विच को ऑन किया। इससे भी फैन नहीं चला तो आपने थर्ड वाले स्विच को ऑन किया, और इससे अगर फैन चल गया तो फिर आप फोर्थ वाले स्विच को चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि इससे फैन चल गया आप यहीं से एग्जिट हो जाओगे। तो सिंटैक्स में क्या है कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है यानी कंडीशन है, और उस एक्सप्रेशन के बेस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अगर वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, अगर वैल्यू 2 है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, अगर वैल्यू 3 है तो जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो उसको प्रिंट करो, अगर नहीं है तो फिर डिफॉल्ट वाले केस में आकर के डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो आपने दिया है उसको प्रिंट करो। स्विच केस एक अल्टरनेटिव है एल्स इफ लैडर का, यानी एल्स इफ लैडर में क्या होता है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे, तो वैसे ही स्विच केस में है। स्विच केस का अगर फ्लो चार्ट देखेंगे तो स्विच केस में सबसे ऊपर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया कि जो भी आप कंडीशन दे रहे हैं वो पार्टिकुलर कंडीशन यहाँ पर आएगा। और अगर ये कंडीशन इन सारे केस में से किसी भी केस में फॉल करता है तो वो वाला स्टेटमेंट रन करेगा। सपोज ये कंडीशन का जो आउटपुट है वो आपका अगर केस 1 में फॉल करता है, यानी केस 1 सही होता है, ट्रू होता है, तो ये केस 1 का स्टेटमेंट रन कर देगा और ब्रेक कर जाएगा, यानी इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा। फिर अगर ये फॉल्स होता है तो फिर ये सेकेंड केस को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट को रन करो और देन ब्रेक। अगर ये फॉल्स है तो फिर केस 3 को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट को रन करेगा, बाहर हो जाएगा, फिर केस एन तक चलता रहेगा ऐसे। अगर सारा का सारा फॉल्स आ रहा है तो फिर जो भी डिफ़ॉल्ट आपने दे रखा है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं दिया तो ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंट वेर एक वेरिएबल है, वेर इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमने स्विच लगाया है वेर के ऊपर, यानी जो वेर की वैल्यू है उसके ऊपर हमने स्विच लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया है। अब यहाँ केस 1 इट मीन्स कि इफ़ वेर डबल इक्वल टू 1 अगर है तो ये केस 1 को एग्जीक्यूट करो और ब्रेक कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर उस केस में ये इसको एग्जीक्यूट करेगा केस 2 को। अब यहाँ चेक करेगा, ये केस 2 का मतलब हुआ कि वेर डबल इक्वल टू 2 अगर है तो फिर ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो एंड देन ब्रेक। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो एंड देन ब्रेक। तो अभी ये केस में क्योंकि ये वेर इक्वल टू 2 हमने लिया है तो यानी सेकेंड वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। हमने कंडीशनल ऑपरेटर के लिए एक बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर में, बट आज के चैप्टर में हम फिर से उसको कंटिन्यू एक बार बात कर लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि आपको सिंगल लाइन में एक प्रॉपर इफ़ एल्स लिखा हुआ रहेगा। इफ़ एल्स लिखा हुआ रहेगा का मतलब आपको एक ऐसा सिंटेक्स दिया जाता है जिसके बेस पर आप इफ़ और एल्स दोनों का पार्ट एग्जीक्यूट कर पाओ। यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर दिया है ये कंडीशन है, ट्रू के केस में ये वाला रन करो और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला रन करो। इसमें क्या होता है कि एक हम क्वेश्चन मार्क लेते हैं, दूसरा कोलोन लेते हैं। तो यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट है वो रन करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो रन होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो एग्जाम्पल में क्या है हमारा, ये ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू ए डबल इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे करके हमने ए प्लस बी किया है, और नहीं तो ए माइनस बी किया है। इट मीन्स कि अगर ए बी के बराबर है तो ये ए प्लस बी करके रिजल्ट में स्टोर करके रिजल्ट को प्रिंट करवा रहा है। तो इस केस में क्या है कि क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये 20
प्लस 20 करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये रिजल्ट के अंदर डाल के और रिजल्ट को प्रिंट करा देगा। रिजल्ट को प्रिंट करने के बाद ये 40 आउटपुट आ जाएगा आपका। अब आते हैं हम जंप स्टेटमेंट के बारे में। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर आप कोई भी जंप स्टेटमेंट यूज करते हो तो ये क्या करता है कि उस पार्टिकुलर जगह से अपने आप को डायरेक्ट जंप करवा देता है बिना किसी कंडीशन का। अगर आपने कहीं भी जंप स्टेटमेंट दिया है तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होगा, ये अनकंडीशनल जंप हो जाएगा वहाँ से और उससे बाहर आ जाएगा। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो जंप स्टेटमेंट में आता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट ज़्यादातर यूज होता है फॉर लूप में या स्विच केस में। आपने देखा है कि ब्रेक हम यूज करते हैं। तो अगर हम स्विच केस के एग्जाम्पल में ब्रेक नहीं करेंगे तो ये सबसे पहले पहला केस चेक करेगा, ठीक है, पहला केस तो फॉल्स है। उसके बाद सेकेंड वाला केस चेक करेगा और ये केस ट्रू है। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो ये इससे बाहर नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट भी रन कर देगा। तो जैसे ब्रेक का एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि लूप के अंदर अगर कोई कंडीशन आपने दे रखा है और ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहो। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो इस लूप का जो स्टेटमेंट है उसको ये रन करता रहेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के केस में ये इससे बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें तो i = 0, i लेस देन साइज i++ हमने किया और यहाँ पर इफ़ ARRI यानी एक एरे हमने लिया है == की अगर है तो ये क्या करेगा कि उस पार्टिकुलर पोजीशन को प्रिंट करवा देगा और वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। मेन के अंदर हमने क्या किया है, एक एरे लिया है। इस एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिया है वो लिया है 6 और जो हमारा की है वो है 3 और हम इस पार्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं एरे और उसका साइज और देन की भेज करके। अगर ये एरे की जो वैल्यू है वो की के बराबर है तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करके और पोजीशन को प्रिंट करके ये वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू के बारे में। तो कंटिन्यू में सेम चीज़ होता है, ये ब्रेक के अपोजिट होता है। यानी ब्रेक में क्या होता है कि ये उस पार्टिकुलर लूप से बाहर आ जाता है और कंटिन्यू में वो उसके आगे का लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता है और वहीं से ये कंटिन्यू कर देता है लूप को। यानी अगर आपका ये लूप बॉडी है और आपने यहाँ पर कंटिन्यू दिया है तो ये इसके आगे वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहीं से कंटिन्यू कर देगा। यानी अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर i = 1, i लेस देन 10, i++ एंड यहाँ पर इफ़ i = 6 है तो ये कंटिन्यू कर देगा। यानी अगर आप इसको ड्राई रन करके देखो तो पहले i = 1 आएगा एंड देन ये कंडीशन चेक करेगा i लेस देन = 6 है, ये कंडीशन है तो हाँ ये i = 1 है तो लेस देन = 6 है। तो यहाँ पर चेक करेगा कि इफ़ i = 6 है तो नहीं, फॉल्स है तो ये क्या करेगा, एल्स के अंदर आकर के इसको प्रिंट कर देगा i को। यानी यहाँ पे आ गया 1। फिर से ये आगे इस लूप में आएगा क्योंकि ये कंडीशन इसका ट्रू है। तो यहाँ पर फिर से चेक करेगा, i को इंक्रीमेंट कर दिया इसने, i का वैल्यू हो गया 2। फिर से चेक किया कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर चेक किया i = 6 है तो नहीं, तो क्योंकि नहीं है तो ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया i की वैल्यू को 2। इसके बाद ये i की वैल्यू हो गई 3। फिर ये चेक करेगा कि 3 = 6 है, नहीं तो ये 3 प्रिंट कर देगा। उसके बाद 4 हो गया तो ये फिर 4 प्रिंट करेगा एंड 5 हो गया तो फिर ये 5 प्रिंट कर दिया। अब i का वैल्यू हो गया 6। यहाँ पर चेक किया कि इफ़ i = 6 है तो यस, तो ये कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू जैसे ही किया वो इंक्रीमेंट कर देगा इसको। तो यहाँ पर हमारा i का वैल्यू हो गया 7 क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब i यहाँ पर इसके अंदर आएगा और i = 6 हमने किया है तो 7 = 6 है तो नहीं, ये क्या करेगा 7 को प्रिंट करवाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 को प्रिंट करवाएगा। फिर ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 9 को प्रिंट करवाएगा। फिर ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर 10 को प्रिंट करवाएगा। फिर i की वैल्यू हो गई 11। तो क्योंकि हमारा जो ऊपर कंडीशन है वो i लेस देन = 10 है तो ये एग्जिट हो जाएगा लूप से और ये वाला आउटपुट आपका आ जाएगा। यानी इसमें 6 मिसिंग है। अब जो अगला स्टेटमेंट है वो है गोटू। यानी गोटू में हम क्या करते हैं कि गोटू में एक गोटू कीवर्ड होता है। तो गोटू यूज करके आप लेबल देते हो और जहाँ भी वो लेबल डिफाइन होता है आपके कोड में वहाँ पर जंप करवा देते हो। यानी मान लो कि आपने लेबल दिया यहाँ पर, ठीक है, लेबल के अंदर में आपका कुछ कोड है और आपने प्रोग्राम के किसी एक कॉर्नर पे आकर के गो टू लेवल किया तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस लेवल पे सीधा जंप करवा देगा और ये पार्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करवा देगा और उसके बाद यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो गो टू लेवल इसका सिंटैक्स होता है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने n = 1 लिया है और लेवल के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं n की वैल्यू को, n++ कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं इफ़ n लेस देन = 10 है तो फिर ये गो टू करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस पार्टिकुलर कोड को हिट करेगा तो ये यहाँ से इस पार्टिकुलर कोड को फिर से हिट कर देगा। यानी जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा मेन से तो ये क्या करेगा, यहाँ पर n = 1 है तो लेवल के अंदर में आकर के ये चेक करेगा। तो सबसे पहले n को प्रिंट कर देगा यानी 1 प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर n++ कर दिया, अब n की वैल्यू हो गया 2
और यहाँ पर चेक करेगा n लेस देन इक्वल टू 10 है तो यस, फिर ये लेवल पे आ गया। यहाँ पर आते ही ये क्या किया, जो भी n की वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया, फिर n प्लस प्लस किया 3। अब फिर ये चेक किया तो यहाँ पर फिर से 3 प्रिंट किया, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर ये 4 प्रिंट किया, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर ये 5 प्रिंट किया, फिर 6 हो गया, फिर ये 6 प्रिंट किया एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू हो गया 10 तो ये 10 प्रिंट कर दिया, और 10 प्रिंट करने के बाद फिर से ये n प्लस प्लस कर दिया, यानी n की वैल्यू हो गया 11। अब 11 जैसे ही वो यहाँ पर चेक कर रहा है लेस देन इक्वल टू n है तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। जो नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट है वो है रिटर्न। किसी फंक्शन में इंट रिटर्न टाइप लिया है तो उसमें रिटर्न आप कोई ना कोई इंटीजर करोगे, तो प्रोग्राम में कहीं भी अगर आप रिटर्न करवा रहे हो तो प्रोग्राम वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जिट हो जाता है। यानी किसी फंक्शन में अगर आप रिटर्न करवा रहे हो तो वहाँ से फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा, अगर मेन फंक्शन से आपने रिटर्न करवाया तो मेन फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा, डेट्स इट। तो यहाँ पर अगर आप सिंटेक्स देखो, रिटर्न और एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन आप रिटर्न करवा रहे हो। यानी फ्लो चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले रखा है इंक्रीमेंट का। अब इंक्रीमेंट का फंक्शन के अंदर जैसे ही आप करवा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगा, कुछ स्टेटमेंट ये प्रिंट कर देगा, यानी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये नम जो है वो इंटीजर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप आपने इंट लिया है। और मेन फंक्शन से जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया, और मेन फंक्शन से आप इंक्रीमेंट फंक्शन को जैसे ही आपने इंट पास किया, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर n जो आप यहाँ पर मान पास कर रहे हो, मान लो 5, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से जो भी स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पर नम इक्वल टू, मान लो आप कर रहे हो कि n प्लस 1, तो यहाँ पर नम इक्वल टू 6 हो गया, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ 6 को रिटर्न करवा रहे हो। तो यहाँ पर जो रिटर्न हो करके जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा आपको 6। तो यदि हम कोड देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सम फंक्शन बना लिया जिसमें 2 आर्गुमेंट हम ले रहे हैं, a और b, और s1 एक वेरिएबल हमने लिया है जिसको हम a प्लस b से इनिशियलाइज कर रहे हैं और s1 को रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से। फिर एक प्रिंट फंक्शन हमने लिया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। यहाँ पर आप देख रहे हो इंटीजर रिटर्न टाइप है, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर वॉइड रिटर्न टाइप है तो आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रिटर्न देते हो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन। तो प्रिंट के अंदर हमने जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पास करवाया और उस वैल्यू को प्रिंट करवाया। अगर आप मेन फंक्शन के अंदर देखोगे तो num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 10, और आपने सम किया, सम में यहाँ भेजा 10 और यहाँ भेजा आपने 10, तो यहाँ पर a इक्वल टू 10 आ गया और b इक्वल टू भी 10 आ गया। अब s1 इक्वल टू 10 प्लस 10 20 आ गया, और ये 20 को यहाँ से रिटर्न कर दिया, और 20 जो रिटर्न हुआ वो यहाँ पर आ गया सम ऑफ, ये जो वेरिएबल आपने लिया है इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो होगी 20, और इस वेरिएबल के वैल्यू को आप यहाँ पर पास कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पर आपने पास किया 20, तो ये क्या करेगा, 20 को प्रिंट करेगा और यहाँ से इस फंक्शन से बाहर आके यहाँ आएगा कंट्रोल आपका, और यहाँ आने के बाद यहाँ से आपने रिटर्न 0 किया और इससे बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, डिसीजन मेकिंग का जो भी स्टेटमेंट है वो सारा, जैसे स्विच केस, गो टू, ब्रेक, रिटर्न, जो भी स्टेटमेंट है, या फिर इफ एल्स का सारा पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।